नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम की जो सुनने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन इतना पावरफुल है कि 100 साल बाद भी आज तक पूरी दुनिया का क्लाइमेट क्लासिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो चलिए समझते हैं इसे। अब सवाल तो यही है ना, कि भाई पूरी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया के क्लाइमेट का हिसाब किताब कैसे रखा जाए। मतलब ये चीज़ इतनी विशाल और कॉम्प्लेक्स है कि इसे किसी एक सिस्टम में फिट करना, ये चैलेंज कितना बड़ा होगा। कोई शुरू भी करें तो कहाँ से करे। तो देखिए, मज़े की बात यह है कि इस कहानी की शुरुआत किसी वेदर मैप या टेम्परेचर चार्ट से नहीं हुई। नहीं, इसकी शुरुआत हुई पौधों से। हाँ, बिल्कुल सही सुना, पेड़ पौधों से। और यहीं पे एंट्री होती है हमारे हीरो की, एक साइंटिस्ट जिनका नाम था व्लादिमीर कोपेन। साल था 1874 और उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो था दुनिया की वनस्पति का एक नक्शा। बस एक मैप जो ये दिखाता था कि दुनिया में कहाँ पर किस तरह के पेड़ पौधे उगते हैं। अब कोपेन ने ये काम एकदम स्क्रैच से शुरू नहीं किया। उनको जो असल प्रेरणा मिली वो डी कैंडोल नाम के एक और साइंटिस्ट के काम से मिली। डी कैंडोल ने क्या किया था कि दुनिया भर के पेड़ पौधों को टेम्परेचर के हिसाब से इन 5 मेन ग्रुप्स में बांट दिया था। और बस यही क्लासिफिकेशन कोपेन की सोच के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बन गया। और यहीं पर कोपेन के दिमाग में एक बत्ती जली, एक जबरदस्त आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि किसी भी जगह की जो वनस्पति है, मतलब वहां जो कुछ भी उगता है, वो असल में उस जगह के लॉन्ग टर्म क्लाइमेट का, मतलब वहां के मौसम के मिजाज का सबसे पक्का सबूत है। क्या कमाल की सोच थी ये। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो एक सिंपल सा आइडिया था, ये धीरे धीरे कई दशकों की मेहनत के बाद एक प्रॉपर साइंटिफिक सिस्टम में कैसे बदला। देखिए, ये कोई एक दिन का काम नहीं था, सफर काफी लंबा था। 1874 में उन्होंने डी कैंडोल के वनस्पति मैप से शुरुआत की। फिर 1901 में जाकर उन्होंने पहली बार वनस्पति को सीधे सीधे क्लाइमेट से जोड़ा। फिर 1918 आते आते उन्होंने अपने सिस्टम में बाकायदा टेम्परेचर का डेटा डालना शुरू कर दिया। और फाइनली 1936 में रुडोल्फ गीगर के साथ मिलकर उन्होंने वो सिस्टम पेश किया जो आज हम जानते हैं, जो पूरी तरह से टेम्परेचर और बारिश के डेटा पर आधारित था। तो मतलब इतना सब कुछ होने के बाद जो फाइनल सिस्टम बना वो सिर्फ दो बहुत ही सिंपल बेसिक चीज़ों पर टिका है। पहला, टेम्परेचर, यानी कोई जगह कितनी गर्म है या ठंडी। और दूसरा, प्रेसिपिटेशन, यानी वहाँ बारिश या बर्फ कितनी होती है। बस यही दो पिलर हैं इस पूरे कोड के। तो चलिए अब मिलते हैं कोपेन कोड की उन 5 मास्टर कीज से। इन्हें कैपिटल लेटर्स से दिखाया जाता है। तो ये हैं 5 मेन ग्रुप्स जो इस सिस्टम का दिल हैं। सबसे पहले है ए, मतलब ट्रॉपिकल। सोचिए, ऐसी जगह जहां लगभग पूरे साल गर्मी और नमी रहती है। फिर आता है बी, यह है ड्राई यानी शुष्क इलाकों के लिए, जैसे रेगिस्तान, जहां बारिश से ज्यादा पानी भाप बनकर उड़ जाता है। इसके बाद है सी, यानी टेम्परेट। यहां सर्दियां हल्की होती हैं और मौसम काफी सुहावना रहता है। चारों सीजन एकदम क्लियर होते हैं। फिर है डी, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। यहाँ गर्मियों में जबरदस्त गर्मी और सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ती है। और आखिर में है ई, यानी पोलर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहाँ साल भर जमा देने वाली ठंड होती है। ठीक है, तो ये तो हो गए मेन ग्रुप्स। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा उन दूसरे लेटर्स को भी समझते हैं जो इस क्लासिफिकेशन को और भी ज्यादा डिटेल और सटीक बनाते हैं। तो मान लीजिए कैपिटल डब्ल्यू है, ये दिखाता है एकदम पक्का वाला रेगिस्तान। मतलब अगर सिर्फ बी है तो हम कहेंगे कि ये एक सूखा इलाका है। लेकिन अगर बी डब्ल्यू लिखा है तो इसका मतलब है कि ये एक प्रॉपर डेजर्ट है। बिल्कुल वैसे ही अगर एस लेटर है तो ये स्टेपी क्लाइमेट को दिखाता है। मतलब ये अर्ध शुष्क इलाका है, घास के मैदान जैसा। रेगिस्तान जितना सूखा तो नहीं, पर हाँ, पानी की कमी यहां भी रहती है। अब आते हैं स्मॉल लेटर्स पर। अगर कहीं स्मॉल डब्ल्यू लिखा दिखे तो समझ जाइए कि यहाँ का जो ड्राई सीजन है वो सर्दियों में आता है। और इसके उलट अगर स्मॉल एस है तो इसका मतलब है कि गर्मियाँ सूखी होती हैं। ये आपको मेडिटेरेनियन इलाकों में काफ़ी देखने को मिलेगा। अब ये लेटर एच बड़ा खास है। ये उन जगहों के लिए है जहां दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। मतलब 18 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज़्यादा का अंतर। सोचिए, दिन में गर्मी और रात में एकदम से ठंड। और ये वाला तो और भी दिलचस्प है। जी एक स्पेशल रीजनल कोड है जो सिर्फ गंगा नदी के बेसिन वाले खास क्लाइमेट को बताने के लिए बनाया गया है। इससे पता चलता है कि ये सिस्टम कितना फ्लेक्सिबल है, ज़रूरत के हिसाब से इसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं।
तो इस तरह से इस भाषा का इस्तेमाल करके हम धरती की लगभग किसी भी जगह के क्लाइमेट को सिर्फ 2 या 3 अक्षरों में बयां कर सकते हैं। सोचिए कितनी कमाल की बात है ये। पूरा का पूरा क्लाइमेट बस 2-3 लेटर्स में सिमट गया। तो अंत में सवाल यही रह जाता है, क्या सच में बस कुछ अक्षर किसी जगह के पूरे क्लाइमेट को समेट सकते हैं? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आज जब हमारा क्लाइमेट इतनी तेजी से बदल रहा है, तो क्या 100 साल से भी ज्यादा पुराना यह सिस्टम हमारे आने वाले कल को समझने में हमारी मदद कर सकता है? यह सोचने वाली बात है।